हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। अभी तक हम लोग ने भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखा। आज भी जो हमारा केंद्रीय विषय होगा वो विश्व के भूगोल से संबंधित होगा। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ प्रश्न की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, बैंक या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी कराता है, जिससे कि आपको सिलेक्शन हो सके। तो मेरे दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए ये देखते हैं कि आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आपका विकल्प क्या कह रहा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है, एल अजीजिया लीबिया में स्थित है, जैकोबाबाद पाकिस्तान में स्थित है और अटाकामा पेरू में स्थित है। तो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो भैया दोस्तों, डेथ वैली की बात करें तो डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। यहाँ 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक विश्व रिकॉर्ड तापमान है। कितना प्यारा दोस्तों! तो ये 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच के जो अंतःक्रिया के अध्ययन है, इसको क्या कहा जाता है? आपके विकल्प क्या है? मृदा विज्ञान, पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान। जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान। तो जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? तो इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी ऐसा विज्ञान होता है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जैसा कि ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का संगठन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ के अंदर है लेकिन यूरोजोन के बाहर है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ के तो अंदर है लेकिन यूरोजोन के बाहर है? आपका विकल्प क्या है? स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, डेनमार्क या फिर स्पेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ के अंदर है लेकिन यूरोजोन के बाहर है? तो ऐसा देश है डेनमार्क। तो ऐसा देश कौन सा है दोस्तों? तो वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क वो देश है जो यूरोपीय संघ के तो अंदर है लेकिन यूरोजोन के बाहर है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेनमार्क यूरोपीय संघ का सदस्य है लेकिन उसे यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने से छूट नहीं ली हुई है, इसलिए यह यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। यहाँ की मुद्रा डेनिश है। ये जो डेनमार्क है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? डेनिश। डेनमार्क के मुद्रा का नाम क्या है? डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सो सांस्कृतिक परिदृश्य निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश का हिस्सा है?
प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सो सांस्कृतिक परिदृश्य निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश का हिस्सा है? तो विकल्प क्या है? केन्या, तंजानिया, इथोपिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। कौन सो सांस्कृतिक परिदृश्य निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश का हिस्सा है? केन्या, तंजानिया, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सो सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो इथोपिया में स्थित है या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यह क्षेत्र अपनी प्राचीन कृषि सीढ़ियों यानी कृषिधर सीढ़ियों, पत्थर की दीवारों और पारंपरिक गांव संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा सांस्कृतिक परिदृश्य जो है वो किस अफ्रीकी देश का हिस्सा है? तो ये इथोपिया देश का हिस्सा है। किसका देश का हिस्सा है दोस्तों? तो इथोपिया देश का हिस्सा है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। डेथ वैली, कैलिफोर्निया, अलेजिया। तो इसका हमने सही उत्तर क्या देखा कि डेथ वैली, कैलिफोर्निया। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच स्थित है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर मैक्सिको की खाड़ी में। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है कि प्रशांत महासागर में स्थित है कि अटलांटिक महासागर में स्थित है कि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है? तो ये जो सुंदर ट्रेंच है प्यारे दोस्तों, ये हिंद महासागर का हिस्सा है, यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। सुंदर ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम सुंडा गर्त की बात करें तो यह जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? जावा ट्रेंच। दूसरा नाम क्या है? जावा ट्रेंच इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जाना जाता है। यह भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच एक सम्मिलन सीमा पर स्थित है, जहाँ प्लेटों के टकराव से यह गहरी समुद्री खाई बनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदर ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो सुंदर ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। और सुंदर ट्रेंच का दूसरा नाम क्या है? जावा ट्रेंच। बात समझ में आ रही है दोस्तों? सुंदर ट्रेंच का दूसरा नाम क्या है? तो सुंदर ट्रेंच का दूसरा नाम है जावा ट्रेंच। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है? विकल्प है धुन, नमी, कीड़े, कृंतक। निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक कारक है? धुन है, नमी है कि कीड़े हैं कि कृंतक है? तो याद रखिएगा, अजैविक कारक वे होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि तापमान, नमी, प्रकाश, मिट्टी, वायु। जबकि धुन, कीड़े और कृंतक ये सब जीवित कारक माने जाते हैं। तो अजैविक कारक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर क्या हो जाएगा? नमी। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? नमी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा कि अजैविक कारक कौन से होते हैं? नमी। बाकी धुन, कीड़े, कृंतक ये सब जैविक कारक होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? विश्व का लगभग कितना भूभाग है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? विकल्प क्या कह रहा है? 2%, बी विकल्प कह रहा है 7%, सी विकल्प कह रहा है 10% और डी विकल्प कह रहा है दोस्तों 15%। तो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी की सतह का लगभग 6 से 7% भाग घेरते हैं, लेकिन इनमें विश्व की लगभग आधी जैव विविधता पाई जाती है। प्रमुख वर्षावन क्षेत्र अमेजन और दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो विश्व का लगभग 7% जो है वो भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
तो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? 7%। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम सीमा गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का कुछ भाग भूमध्य रेखा को पार करता है, जिससे यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। तो साथ ही प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है, जिससे यह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में आ जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी दोनों गोलार्ध में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है अफ्रीका। क्या उत्तर हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा पहले दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या फिर दक्षिणी भाग में? सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये जो सहारा होता है, सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है, और यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड और सूडान तक फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में स्थित है प्यारे दोस्तों। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर अमेजन नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर अमेजन नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी है प्यारे दोस्तों नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नील नदी की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका, प्यारे दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यह नदी युगांडा, सूडान और मिस्र से होकर बहती है और भूमध्य सागर, क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमध्य सागर में मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अमेजन नदी को थोड़ा लंबी माना जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से नील को ही विश्व की सबसे लंबी नदी माना गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नील नदी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? कौन सा शहर है जो रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? विकल्प क्या कह रहा है? दमिश्क, बमाको, आद्रा या फिर अंकारा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? दमिश्क, बमाको, आद्रा या फिर अंकारा? तो याद रखिएगा बमाको पश्चिमी अफ्रीका के माली देश की राजधानी है, और यह सबसे बड़ा शहर भी है। यह नाइजर नदी के किनारे स्थित है और माली का प्रमुख प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तो निम्नलिखित में से जो शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है बमाको। कौन सा है दोस्तों? बमाको। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? और ये बमाको जो है वो नाइजर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये नाइजर नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? पेशावर किसके निकट है? काराकोरम दर्रा के, जुजिला दर्रा के, नामिका ला दर्रा के या फिर खैबर दर्रा के? पेशावर किसके निकट स्थित है?
काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, नामिकाला दर्रा या फिर खैबर दर्रा। तो पेशावर जो है वो खैबर दर्रे के निकट स्थित है। यह दर्रा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और ऐतिहासिक रूप से भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क का प्रमुख मार्ग कहा जाता है। तो पेशावर किसके निकट स्थित है? तो ये खैबर दर्रे के निकट स्थित है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में पाया दोस्तों? खैबर दर्रा जो है पेशावर के निकट स्थित है, या ऐसे कह लीजिए पेशावर जो है वो खैबर दर्रा के निकट स्थित है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक ऊंचाई यानी समुद्र तल से 4,411 मीटर है। ये किसकी बात की जा रही है? दावोचुंग यादिंग हवाई अड्डा, हिथ्रो हवाई अड्डा, काठमांडू हवाई अड्डा या फिर बांगड़ा हवाई अड्डा। सर्वाधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4,411 मीटर पर है। किस अड्डे की बात कही जा रही है? दावोचिंग यादिंग हवाई अड्डा, हिथ्रो हवाई अड्डा, काठमांडू हवाई अड्डा या फिर भांगड़ा हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, बांगड़ा हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो वो अड्डा है बांगड़ा हवाई अड्डा। कौन सा दोस्तों? बांगड़ा हवाई अड्डा। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बांगड़ा हवाई अड्डे की बात करें तो इसे चामदू बांगड़ा हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत यानी चीन में स्थित है। ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है चीन में दोस्तों। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। समुद्र तल से लगभग 4,411 मीटर पर ये स्थित है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि योसेमाइट एक है, नदी है, शिखर है, झरना है या फिर बांध है? योसेमाइट क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि योसेमाइट क्या है? नदी है, शिखर है, झरना या फिर बांध है? तो अगर हम योसेमाइट की बात करें तो योसेमाइट जलप्रपात है और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यूनेस्को नेशनल पार्क में है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 739 माफ कीजिएगा 739 मीटर। 739 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में बात करें तो 2,425, ठीक है, फीट इसकी ऊंचाई है। बात समझ में दोस्तों? और योसेमाइट क्या है? ये एक झरना है। क्या है दोस्तों? झरना है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी जल डमरूमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? विकल्प है बांस, बाब अलमंडेब, पालक या फिर बीरिंग। कौन सी जल डमरूमध्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? विकल्प क्या है? बांस, बाब अलमंडेब, पालक या फिर बीरिंग। तो दोस्तों जो जलडमरूमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है वो है बांस जलडमरूमध्य, जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग और तस्मानिया के द्वीप के बीच स्थित है। यह दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांस जलडमरूमध्य। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जोड़ती किसको है? तो तस्मान सागर और दक्षिणी महासागर को। ठीक है, ये जोड़ती किसको है? दक्षिणी महासागर और किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है तस्मान सागर को। किसको जोड़ती है दोस्तों? तो ये जोड़ती है तस्मान सागर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? ब्राजील के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास, श्रीलंका के पास या फिर क्यूबा के पास? विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? तो याद रखिएगा, विश्व की जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास पाई जाती है भाई दोस्तों? तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी विकल्प इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगी की चट्टान है। यह क्वींसलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास कोरल सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरल सागर में स्थित है। ठीक है,
कोरल सागर में स्थित है। यह विश्व की प्राकृतिक धरोहर स्थल में भी इसका नाम शामिल है। लगभग 2300 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है, तो ये कोरल सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरल सागर में। उनकी चट्टान जो है वो कोरल सागर में स्थित है। कोरल सागर कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, रोन नदी, डेन्यूब नदी या फिर वोल्गा नदी? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी रूस में बहती है और यह लगभग 3530 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक है दोस्तों, वोल्गा नदी है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात कर लें कि इसकी लगभग ये कितनी लंबी है, तो इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है दोस्तों। ठीक है, डी सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। बाह्य जलमर्द के द्वारा, डोवल जलमर्द के द्वारा, बेरिंग जलमर्द के द्वारा या फिर कुक मरुमध्य के द्वारा। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलमर्द के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? बेरिंग जलमर्द के द्वारा अलग होते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न ये हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बेरिंग जलमर्द और ये रूस और उत्तरी अमेरिका के अलास्का को अलग करता है। ठीक है, यह जलमर्द लगभग 85 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ान कितनी है? 85 किलोमीटर। ये क्या है? चौड़ा है। और ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ये चौड़ा है, इतना ये चौड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? शरतकाल विषु, आकाशीय विषु, शीतकालीन विषु या फिर बसंत विषु? विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? क्योंकि 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। तो विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शरतकाल विषु। क्या कहा जाता है दोस्तों? शरतकाल विषु कहा जाता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो हर वर्ष 23 सितंबर को शरतकाल विषु होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह शरद ऋतु की शुरुआत दर्शाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में यह वसंत ऋतु दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? यूरोपीय यूरोप, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय यूरोप या फिर घास का मैदान? और समझे दोस्तों, अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय यूरोप और घास का मैदान? तो अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आता है पश्चिमी यूरोप। कौन सा देश है दोस्तों? पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप ऐसा प्रसिद्ध क्षेत्र है जो वाइन और शैंपेन के लिए जाना जाता है। आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझ में आ गया दोस्तों। फ्रांस, इटली और स्पेन अपनी वाइन और स्पेन के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व के किसी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? ओंगो नदी, अमेजन नदी, जहरे नदी या फिर नील नदी? तो विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी है। कौन सी नदी पे है दोस्तों? तो ये अमेजन नदी है, जो विश्व के किसी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी मानी जाती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये स्थित कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 6400 किलोमीटर।
6400 किलोमीटर। अगला प्रश्न, जुलाई 2007 में फूटा अल्मोरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकुनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, रूस और फ्रांस। दोस्तों, जुलाई 2007 में फूटा अल्मोरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकुनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, रूस या फिर फ्रांस में। तो याद रखिएगा कि अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। यह प्रतिदिन लगभग 20% वैश्विक मीठा जल अटलांटिक महासागर में प्रवाहित करती है। तो इसका उत्तर क्या? ये तो अमेजन नदी की बात हो गई थी दोस्तों। उत्तर आपसे पूछ रहा है प्रश्न, 2007 में फूटा अल्मोरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, जुलाई 2007 में फूटा अल्मोरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकुनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा कि जुलाई 2007 में फूटा अल्मोरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकुनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में। तो काले वन जो पाए जाते हैं जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।